बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं मोहम्मद रहमान भुट्टा और मैं हूं तारक जमाल। निगरान सेटअप के हवाले से अंदर खाते क्या मामला चल रहे हैं, बड़ी अजीबो गरीब और खास खबरें लेकर आपकी खिदमत में आज हम हाजिर हुए हैं। आपको भी सुनकर हैरानी होगी, जिसमें हम बताएंगे पीपल्स पार्टी को क्या खौफ है, मुस्लिम लीग नून क्या चाहती है, चारों सूबों में सियासी जमातें क्या क्या मनसूबाबंदी कर रही हैं, छोटी जमातें किस गेम में हैं, बड़ी जमातें किस गेम में हैं। निगरान सेटअप के हवाले से काफी जो है अंदर की खबरें हमें मिली हैं। जी भुट्टा साहब बताइए, निगरान सेटअप में मुस्लिम लीग नून को क्या खौफ है और पीपल्स पार्टी को क्या खौफ है? जनाब, एक बात तो सामने आई है तारक जमाल साहब कि दोनों को एक खौफ तो आपको नजर आएगा, वो ये है कि वो कैंडिडेट जो भी लेकर आए उनको यही खदशा है कि कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए या जो निगरान वजीर आजम है वो ऐसा होना चाहिए जो 90 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो इलेक्शन करवाए। वो कैसे? उनको क्या खौफ है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, यानी 2-3 साल? बस यही उनको खौफ अब ले रहा है, जो उनको सोने नहीं दे रहा। जिसके हवाले से हम बताते हैं कि पहले तो निगरान सेटअप के हवाले से मियां नवाज शरीफ और दीगर जो नून लीग की कायदीन थी वो इसाक डार साहब का नाम दे रहे थे। उसके अलावा उससे पहले ख्वाजा आसफ साहब का भी नाम आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये भी बता दें कि उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और जो अबूरी सेटअप में निगरान वजीर आजम हो उसे गैर जानबदार होना चाहिए। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी जब इसाक डार साहब का नाम आया तो पीपल्स पार्टी ने इस पे एतराज किया और वो उनका कहना है कि जो माइशत के हालात है इस वजह से इसाक डार का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह जो हम आपको बता रहे हैं कि उसकी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों जमातें ये चाह रही हैं कि जो भी निगरान वजीर आजम आए वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए, क्योंकि उनको यही अब खौफ है कि अगर कोई ऐसा वजीर आजम निगरान वजीर आजम आ गया जिसकी वजह से 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए या इसकी मुद्दत बढ़ गई तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये चारों सूबों में ये क्या गेम चल रही है? हर सूबे की अलग अलग सियासत है। पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी गेम बना रही है, साथ पंजाब में भी दाखिल होने की कोशिश कर रही है, इसी तरह केपीके का मामला है, बलूचिस्तान में बाप पार्टी का मामला है। ये थोड़ा सा बताएं हमें। जी तारक जमाल साहब, असल मामला ये हैं कि वो कहते हैं कि जो आसफ अली जरदारी साहब है ना, उन्हें क्या कहा जाता है कि सियासत और मुफाहमत के वो बादशाह हैं, लेकिन इस दफा नजर आ रहा है कि उन्होंने जो सिस्टम किया था, जो सिलसिला किया था, जो खुफिया राब्ते थे, जो उनके मामलात ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो पूरे पाकिस्तान में, वो सुबह पंजाब में, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में उनका यही था, और बलूचिस्तान में कि उन्होंने कैंडिडेट हर जगह से मुख्तलिफ पार्टियों के साथ राब्ते करके और उनको शामिल करवाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले बलूचिस्तान में बाप पार्टी के हवाले से ये खबरें थी कि उन्हें पहले शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने एक खत लिखा है आसफ अली जरदारी साहब को, जो आइंदा चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा, कि उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो अवामी बलूचिस्तान पार्टी के नाम से ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसी तरह उनको यकीन था कि पंजाब में जो है वो पंजाब में, जनूबी पंजाब में उनके साथ काफी ऐसे पीटीआई के जो नाराज अरकान थे उस वक्त के नाराज अरकान और जो पीटीआई से अलहदा हो गए थे, उनको वो पीपल पार्टी में शामिल करके बकायदा जो है पंजाब में भी डेंट डालेंगे नून लीग को। वो भी ना हुआ। उसकी वजह यह बनी कि यहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना दी गई। और उसके अलावा अब खैबर पख्तूनख्वा में आपको तारक जमाल साहब बताएं, उनका यही था कि वहां पे भी जो पीटीआई से नाराज होंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वहां से वो जो है आप परवेज खटक साहब की जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बना दी गई है, उन्होंने अलहदा कर दिया। और अब सबसे खौफनाक बात और आपको तारक जमाल साहब खबर देने लगे हैं, और ये होने जाएगा, ये निगरान सेटअप जब सामने आ जाएगा, ये मामला क्लियर हो जाएंगे, तो इलेक्शन का शुरू होने से सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध में भी जो है वो इस वक्त आसफ जरदारी साहब काफी हालात मुख्तलिफ हमें तो नजर आ रहे हैं। वो कैसे? वैसे पीपल्स पार्टी का सिंध में तो काफी मजबूत वोट बैंक है, और ये अरसा दराज से हर दफा
सिंध में हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की ही आ रही है, आप कैसे कहते हैं कि इस दफा थोड़ा सा अपसेट हो सकता है? हाँ जी, ये पीडीएम की जो जमातें हैं ना, ये तारिक जमाल साहब आपको बता दें कि वहां पे जीडीए और जो पीर पगाड़ा मुस्लिम लीग ग्रुप है वो, और एमक्यूएम, और आपको बताते हैं कि जेयूआई, और ये देख लें कि जमीयत उलमा इस्लाम, और ये सारे मिलकर एक इत्तेहाद, और उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो जाएगी, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, और ये सारे मिलकर जो है वहां पे इलेक्शन लड़ेंगे, और इस हवाले से आपको बता देते हैं वो मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। जी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, और उनकी सबसे बड़ी वजह ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है वो जीडीए से मिल चुके हैं, और जीडीए के जो जुल्फकार मिर्जा साहब है और फमीदा मिर्जा साहब है, उनसे इनकी मुलाकातें हो चुकी हैं, और मजीद जो है वो आपको नजर आएगा कि निगरान सेटअप जब मुकम्मल होगा उसके फौरन बाद कि इनके राब्ते जो है वो वहां पे शुरू हो जाएंगे, और पीपल्स पार्टी को अब सिंध में भी जो नजर आ रहा है उनके हालात कुछ ऐसे नहीं कि जिस तरह 100% कहा जा रहा था कि सिंध को मुकम्मल, और एमक्यूएम के भी पहले ही मामलात उनके साथ काफी बिगड़े हुए हैं, और जमात इस्लामी का तो आपको पता ही है कि जमात इस्लामी को कराची के इलेक्शन में क्या मामला चल रहे हैं। इसलिए इस वक्त जो कहते हैं ना जरदारी साहब पे बारी, अब तो नजर आ रहा है कि मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। तो ये तो अपनी जगह आपकी बात सिंध में जो हो रहा है, लेकिन जरदारी साहब पंजाब में भी तो एक्टिव हुए हैं, तो वो पंजाब में तो नून लीग को डेंट डालने की स्कीमें बना रहे हैं। जी, उनकी वो स्कीमें बिल्कुल चल रही थी कि वो जो है वो पंजाब में डेंट डालेंगे। तो आप बताएं ना कि पंजाब में जो नाराज अरकान असम्बली थे पीटीआई के, वो बताएं कि इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी यहाँ पे अब नहीं आ रही है सामने, तो वो किन के साथ, देखें जी, सीट एडजस्टमेंट और होता है, शमूलियत और होता है। बात यह है ना कि आप पीपल्स पार्टी या किसी भी पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़े, वो और चीज होती है, और या बाद में इत्तेहाद कर लें, वो और चीज होती है। वो बात आपकी ठीक है। वैसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से जरदारी साहब ने काफी मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इसलिए इनकार किया कि चूंकि उन्हें पता है कि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी का वोट है ही नहीं, मतलब है तो सही लेकिन वो विलिंग पोजीशन में नहीं है, विनिंग पोजीशन में वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई सीट आसानी से निकाल सके। मतलब वो जनूबी पंजाब में उनका वोट बैंक है, ये और एक दो हलकों में है पंजाब में, तो वो तो जाहिर है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले तो अपने चक्कर में है। लेकिन ये केपीके में भी एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। ये पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियन है ये भी इतनी इजी नहीं है, ये अच्छा ग्रुप उठा है, इसमें इनको सीटें भी मिल रही हैं। तो ये एक और भी ये लोग बात कहते हैं कि ये जरदारी साहब के ने ही बनवाई है, ताकि जो है वो उन्होंने ये भी चल रहा है कि जी शायद जरदारी साहब ने खटक साहब को कहा कि आपके साथ मिल जाएंगे और आगे जाके आपको केपीके का वजीर आला बना देंगे। इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ये देखे जी, जो आप बात कर रहे हैं उस हवाले से तो तारिक जमाल साहब ये भी देखे ना कि वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल सकते हैं तो नून लीग के साथ भी तो मिल सकते हैं ना। हाँ, वो तो मौके पे होगा ना कि वो देखेंगे कि जो अक्सरियत में जो पार्टी आएगी उसके साथ वो मिल जाएंगे। और दूसरा, हमें जो नजर आ रहा है तारिक जमाल साहब कि कोई भी पार्टी जो है भारी अक्सरियत नहीं ले सकेगी। पार्टियों को जिस ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड कर दिया गया, तो आप ये समझें कि ये पार्टी बनाने वाले और पार्टियों को चलाने वाले वो भी इतनी जल्दी किसी को भारी अक्सरियत से कामयाब नहीं होने देंगे, जो कि गुज़श्ता सालों से पाकिस्तान में होता आया है। लेकिन अगर वो कोई वाज़ेह अक्सरियत वाली पार्टी नहीं आती तो इसका तो मुस्तकबिल में फिर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत कमजोर होगी, कमजोर हुकूमत जो है वो बड़े फैसले करने में जरा जाहिर है वो कमजोर ही होता है, फिर साथ मिला के इत्तेहादियों को चलना पड़ता है, जिस तरह अभी चल रहा है सेटअप। तारिक जमाल साहब, यही आप इस हवाले से माशाल्लाह इतने साल आपको भी सियासी रिपोर्टिंग में हो चुके हैं भाईजान, इस मुल्क में कभी भी मजबूत और भारी अक्सरियत से जो है वो बहुत मुश्किल जमातों को दी जाती है। वो नवाज शरीफ का जो पता है आपको कि उस वक्त क्या बना और क्या हालात हुए, इसलिए अब भी जो है वो कमजोर और ऐसी हुकूमत बनाई जाएगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे को लेके जब तक नहीं चलेंगे तो हुकूमत नहीं चलेगी।
یہ اس کا تو پھر الٹیمیٹلی نقصان تو ملکی معیشت کو ہوگا اور آنے والے دور میں ہوگا. لیکن بھٹا صاحب پھر اس سے تو صاف ظاہر ہے یہی لگ رہا ہے کہ ہر جماعت اپنے اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہی ہے اور اپنے اپنے چکر میں پڑی ہوئی ہے. بھائی جان یہی تو بات میں آپ کو طارق جمال صاحب بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کے جو معاملہ چل رہے ہیں ہر جو ہمارے ناظرین سارے دوستوں کی نظر اس معاملات پہ ہے اور اندر کی باتیں یہ ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ جب مکمل ہوگا فوراً یہ معاملات ان کے پی ڈی ایم کے اور پیپلز پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے کہ ان کے کیا معاملات ہیں اور اندر کی کیا کھچڑیاں پک رہی تھی وہ سب کے سامنے آئے گا. اور پی ڈی ایم میں جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی یہ جو مین دو جماعتیں ہیں نون لیگ اور پیپل پارٹی آپ کو ایک دوسرے کے سامنے وہ جو حریف پہلے تھے وہ آپ نظر آئے. لیکن اس میں ایک اور بڑا ایک اہم جو ہے وہ اہم شخصیت اپوزیشن لیڈر ہے. نگران وزیر اعظم کے تعین میں ان کے اتفاق میں اپوزیشن لیڈر کا بڑا اہم رول ہے اور وہ ہے راجہ ریاض صاحب. تو راجہ ریاض صاحب جتنے مضبوط اور فیصلہ کرنے والے ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے. تو راجہ ریاض صاحب تو جیسے زرداری صاحب کہیں گے یا نواز شریف صاحب کہیں گے وہ تو ہاں میں ہاں ملا دیں گے, ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہی وزیر اعظم ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب کے کہنے پہ یہ معاملات ہوں گے بھائی جان. جو جی یہی نظر مور ہی لگانی ہے, مور لگانے کا یہ بھی ہے نا. وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ میں تو اگر نگران سیٹ اپ 10 سال بھی چلے آپ نے سنا ہے کوئی بات نہیں ملکی معیشت کے حوالے سے اگر مجھے بھی بنا دیا جائے. یہ بھی ان کی ایسی بچکانہ باتیں جو ہے نا وہ میڈیا سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. وہ کیسے بن سکتے ہیں, وہ تو اپوزیشن لیڈر ہیں. ہاں یہی باتیں جو سوشل میڈیا پہ ان کے چل رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں. آپ ان کی فکر نہ کہ انہیں کیا نہ 3 چو نہ 13 چو اور جنہوں نے لے کے آنا وزیر اعظم نگران انہوں دے اگے کچھ بھی نہیں چل رہی کسی دی. مطلب اپوزیشن لیڈر برائے نام ہے, ان کی کوئی ان کا جو ہے وہ فیصلہ سازی میں کردار نہیں ہوگا. نہیں جناب بڑے اہم تھے جب ان کی ضرورت تھی. آپ سمجھ گئے ہیں نا طارق جمال صاحب بڑے اہم تھے جب ان کی ضرورت تھی. اس پا دی کوئی نہیں ضرورت تسی ٹینشن نہ لو. وہ بالکل چپ جاپ جیڑی لسٹ آئے گی جیڑا وزیر اعظم نگران آئے گا انہوں نے انشاءاللہ قبول ہوئے گا. اچھا تو بھٹا صاحب آپ یہ فرمائیں پھر آپ آگے جو بڑی جماعتیں ہیں وہ تو اپنے چکر میں ہیں جی, چھوٹی جماعتیں پھر ان کے منہ کی طرف دیکھیں گی کہ جو اس میں سے بچے گا وہ ہمیں مل جائے. ہاں جی چھوٹی جماعتیں جناب وہ دیکھیں گی ہوا کا رخ, بچے گا نہیں, وہ دیکھیں گی ہوا کا رخ. اگر 2 بڑی جماعتوں میں ہوا کا رخ دیکھا جائے گا ذاتی مفادات دیکھے جائیں گے جو آج تک اس ملک میں ہوا. اور سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ عوام کے حوالے سے کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. اچھا بھٹا صاحب اس میں ہم نے بڑی جماعتوں کا ذکر تو کر لیا لیکن ایک بڑی جماعت ہے جس کا کوئی ذکر ہی نہیں آج کل تو وہ الیکشن میں اس کا کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا, وہ پی ٹی آئی ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ بس پی ٹی آئی کے حوالے سے تو آپ سمجھ رہے ہیں جو اس وقت خان صاحب کے معاملات کیسز میں چل رہے ہیں تو اگر یہی حالات رہے تو پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ ان کے کیا بنیں گے اور کیا چلیں گے. مقابلے میں تو وہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں تو مقابلے میں نظر تب ہی آئیں گے نا کہ جب ان کے معاملات کچھ طے ہوں گے. اگر طے نہیں ہوں گے تو یہی مقابلے ہوں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو ناظرین ویسے آپ کو آج کی بحث میں یہ ہم نے کنکلوژن دیا ہے کہ جو بھی جماعتیں ہیں یہ مل بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ کھا پی رہی ہیں, مل بیٹھ کے مذاکرات ہوتے ہیں, اتحاد ہیں, لیکن در پردہ ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہے. طارق جمال صاحب تانوں پتہ لگ جائے گا کہ جناب 12 اگست تک جیڑا بھی نگران سیٹ اپ آندا ہے سارے نو آپو اپنی پی جانی ہے. لیکن بھٹا صاحب اس میں ایک میرا جو ہے نا ذاتی وہ ویو ہے کہ جو جیسے اب پنجاب میں الیکشن لیٹ ہوئے ہیں لیکن اس میں پی ٹی آئی اکیلی جو ہے وہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ الیکشن کراؤ لیکن الیکشن نہیں ہوئے کیونکہ اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا اور وہ کمزور جماعت تھی. لیکن جو جس طرح یہ ساری جماعتیں اب اکٹھی ہو کے مطالبہ کریں گی الیکشن کا تو پھر نگران سیٹ اپ زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا کیونکہ پریشر تو بن جاتا ہے نا عوامی پہ. جب ساری جماعتیں ڈیمانڈ کریں گی کہ بھائی 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تو پھر تو کرانے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 سال تک یا 1.5 سال تک یا 1 سال تک لٹکایا جائے کیونکہ
आगे उनको सपोर्ट भी चाहिए होती है अवाम की। जी तारक जमाल साहब, आपने बिल्कुल कहा, लेकिन आप इस हकीकत को जरूर मानेंगे कि जो इन पार्टियों के अलावा भी है, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हाँ हैं, जी। सबसे अहम रोल उनका ही इस मुल्क में होता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अकेली एस्टेब्लिशमेंट भी जमातों के बगैर कुछ नहीं होती, उसको साथ जमातों को लेके चलना पड़ता है, अवामी राय तब ही मिलती है। जब उन्हें नजर आएगा कि जिनके साथ मामला तय होने चाहिए और वो हो जाएंगे, तो फिर आप समझें कि इलेक्शन निगरान सेटअप के साथ मामला तय हो भी जाए तो सियासी जमातें तो मजामत करेंगी बड़ी। नहीं, उसमें यही होगा ना तारक जमाल साहब, जो सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें, अब किसी ने तो आना है, जब हालात उनकी मर्जी के वो सियासी जमातों की तरफ जाएं, उन सियासी जमातों की तरफ जाएं, तो वो फिर मामला। लेकिन मैं भुट्टा साहब ये मानने को तैयार नहीं कि ये इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन में ताखीर के लिए उन्हें हमायत की भी जरूरत है। कौन सी जमात है जो चाहेगी इलेक्शन में ताखीर हो? भाईजान, असल मामला जो है कि पहले यही जमातें चाहती थी कि इलेक्शन ना हो, डिले, अभी तक भी यही शोर डाला हुआ है। आप क्या समझते हैं पीटीआई के, क्या जी वो इलेक्शन नहीं चाह रहे? कप्तान सब क्या शोर डाल रहे हैं? वो कप्तान तो शोर डाल रहे हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट था ना कि ना हो। अब तो इनका इंटरेस्ट नहीं होगा ना कि ना हो इलेक्शन। अब भाईजान ये क्यों चाहेंगे कि 2 साल या 1.5 साल या 1 साल ना हो? ये मैं बता रहा हूँ कि जो मुल्की हालात और जिस वजह से ये उन्होंने कहना है कि भाईजान माशी हालात मुल्क के ठीक नहीं है, उस हवाले से हो सकता है, ये नहीं मैं कह रहा, अगर वो जो चाह रहे हैं कि कौन सी जमात और कौन सी पार्टी आनी चाहिए, फिर इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन वो उनके जो है वो खौफ अपनी जगह है, जाहिर है, जिसने पाँव रखना है नीचे जगह देख के ही रखना है कि कहीं फिसल ही ना जाए। वो एक बंदा जो उन्हें निगरान वजीर आजम के तौर पर चाहिए, उस पर तो जाहिर है उनका इंटरेस्ट तो होगा कि ये कैसी शख्सियत है और किस तरह की है, और इलेक्शन में हमारे साथ ये क्या होगा, कहीं ये पक्के ही ना हो जाए। लेकिन ये है कि बहरहाल ये इलेक्शन डिले करना कोई अब इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सारी जमातों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो, कोई नहीं चाहेगा कि इलेक्शन लेट हो। लेकिन मैं आपको बता दूं तारक जमाल साहब कि ये सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं है कि सियासी जमातें मिलकर निगरान सेटअप के हवाले से उनकी राय भी जो है ना, ये जितने कैंडिडेट हैं ये भी सारे इंटरव्यू दे के आ चुके हैं, ये भी आपको बता दे। तो फाइनल वही होगा जो जमातों के साथ एस्टेब्लिशमेंट का मिलके होगा। चले नाजरीन, अब आज हमने आपसे एक एक करके पॉइंट डिस्कस किया और आपको भी पता चला कि ये अंदर खाते एक नहीं है, ऊपर से तो एक है। लेकिन जाहिर बात है इलेक्शन के दिनों में हर जमात का अपना इंटरेस्ट तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और ये वैसे एक फितरी अमल भी है, होना भी चाहिए। हर जमहूरियत है, जब इलेक्शन होते हैं तो हर जमात को अपनी अपनी पड़ी होती है। अब ये वो दौर आने वाला है कि हर एक को अपनी अपनी पड़ जाएगी। भुट्टा साहब, इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। नहीं, ये होगा जनाब, आप फिक्र ना करें, सारी फाड़ लो होगी। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन को दबाएं, और आपको मजीद नई नेक्स्ट वीडियो में हम इंकशाफात करने वाले हैं। आज हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।